हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है त्रिविमीय आकृतियों की पहचान और उनके अवयव। उसके बाद क्लास 7 में त्रिभुजों की सर्वांग समता का RHS प्रतिबंध के बारे में समझेंगे। फिर क्लास 8 में समझेंगे अनुपात और प्रतिशत में संबंध के बारे में। और अंत में जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि भारत से लौटकर बापू अपने परिवार के साथ जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें जहाज से उतरने नहीं दिया गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू किया। वे अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। उन्होंने वहीं अपना आश्रम बनाया। अंग्रेज सरकार के बनाए अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और आंदोलन शुरू किया। फिर अंग्रेज सरकार द्वारा कानून वापस लिया गया। गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। स्वदेश लौटकर 1 साल तक गांधी जी ने देश भर में घूमा। लोगों की हालात उनके पास जाकर वो समझते रहे, हिंदुस्तान की दुर्दशा को करीब से समझने लगे और आखिर में वे अहमदाबाद में बसे और वहीं सत्याग्रह आश्रम बनाया। यहाँ पर जुलाहों को बुलाकर गांधी जी ने अपने हाथ से कपड़ा बनाना सीखा। अब गांधी जी कांग्रेस के कामकाज में हिस्सा लेने लगे थे। कांग्रेस नेताओं के कहने से चंपारण के एक किसान गांधी जी को बिहार लेकर आए। किसान नील के व्यापारियों से बड़े परेशान थे। लंदन में उनके साथ पड़े हुए वकीलों की गांधी जी ने मदद ली। नीलों के अत्याचारों पर रपट तैयार करके सरकार पर जोर डालना था कि वो कानून बदले। वकील किसानों का मामला लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते थे। गांधी जी सत्याग्रह के तरीके सीख चुके थे। उन्होंने एक अलग रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, जहाँ रैयत इतनी कुचली गई है, जहाँ सब इतने भयभीत रहते हैं, वहाँ कचहरियों के मार्फत थोड़े ही इलाज हो सकता है। लोगों के लिए सच्ची दवा तो उनके डर को भगाना है। किसानों से मिल मिलकर गांधी जी ने उनका दुख दर्द पूछा। उनकी रपट तैयार वो करते गए। वे सर्वेक्षण कर रहे थे, तभी उनकी गिरफ्तारी के आदेश आ गए। अदालत में गांधी जी ने एकदम निडरता से कहा कि वो चंपारण नहीं छोड़ेंगे। बाहर असंख्य लोग गांधी जी के समर्थन में जमा थे। दबाव में आकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें छोड़ दिया। लगभग 8 महीने गांधी जी चंपारण में रहे। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह यहाँ भी सत्य की जीत हुई। अंग्रेज सरकार ने घुटने टेके। किसानों को परेशान करने वाली नील की खेती का अंत हुआ। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी जी को कांग्रेस के मुख्य नेताओं के आगे खड़ा कर दिया। चंपारण की ही तरह गुजरात के खेड़ा में भी किसानों ने सत्याग्रह किया। वकील सरदार पटेल अब कांग्रेस के नेता बन चुके थे। अहमदाबाद में कपड़ों के कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी।
उनकी नेता थी कारखानों की मालिक की बहन अनसुईया साराभाई। मजदूरों के लिए यहाँ गांधी जी ने उपवास किया, फिर ऐसा समझौता कराया जो सबको मंजूर था। खूब ढूंढने के बाद गांधी जी को एक चरखा मिला और अब खादी का समय आ गया था। सन 1921 में ऐसे कई विरोधों के मिलने से असहयोग आंदोलन उभर कर आया। यह पूरे देश में फैल गया। अब आजादी की लड़ाई के मुख्य नेता गांधी जी ही थे। सन 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, जो और भी बड़ा आंदोलन था। सन 1942 में सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। अब अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना मुश्किल था। सन 1944 में रेडियो पर एक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को एक विशेष नाम से पुकारा। पता है वो नाम क्या था? राष्ट्रपिता। और तभी से हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं। और गांधी जी तो अपने दो प्रिय हथियारों की ही बात करते रहे। जानते हो वो क्या थे? वो थे सत्य और अहिंसा। त्रिविमीय आकृतियां। भूख लगी है, चलो आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन आइसक्रीम की दुकान पर तो बहुत भीड़ है। फिर क्या करें? चलो पहले कुछ खरीदारी करते हैं। क्या खरीदना है? मुझे एक बॉल खरीदना है। चलो खरीदते हैं। मुझे बॉल चाहिए। ये लो। इससे बड़ा बॉल चाहिए। हाँ, इतना बड़ा ही चाहिए, लेकिन पूरा गोल नहीं है, एक तरफ से पिचका हुआ है ये। मैं तुम्हें दूसरी दे दूंगा। पहले ये बताओ, ये गेंद की आकार कैसी है? गोल है। नहीं, ये गोला है। मतलब? ये वृत्त की तरह सपाट नहीं है, ये ठोस है। इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी है, इसलिए इस आकृति को त्रिविमीय कहते हैं। अच्छा, मैं समझ गई। अब मुझे दूसरी बॉल दे दो। ये लो दूसरी बॉल। 2 आइसक्रीम दे दो। कौन सी आइसक्रीम चाहिए, कप या कोन? कोन दे दो। ये लो। इस आइसक्रीम का आकार कौन सा है? इसका एक आधार वृत्ताकार और दूसरा नुकीला होता है। इस आकार को शंकु कहते हैं। ये भी त्रिविमीय आकृति है? हाँ, ये एक त्रिविमीय आकृति है। अच्छा, अब घर चलते हैं। ठीक है, चलो। लूडो खेलोगे? हाँ हाँ, निकालो, खेलते हैं। ये देखो, ये भी त्रिविमीय है। हाँ, इसका आकार भी त्रिविमीय है। ये घन है। त्रिविमीय वस्तुओं की पहचान कैसे करते हैं? हम फलक, किनारा और शीर्ष को देखकर त्रिविमीय आकार की पहचान करते हैं। यह सपाट ना होकर ठोस होता है। आयत और वर्ग सपाट है, इसलिए द्विविमीय है, जबकि घनाभ और घन त्रिविमीय है। घन और घनाभ में क्या अंतर है? वही जो अंतर आयत और वर्ग में है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ, उसी तरह घन का सभी फलक और किनारा बराबर होता है, जबकि घनाभ में आमने सामने का फलक और किनारा बराबर होता है। लूडो का पासा घन है, जबकि पेंसिल बॉक्स घनाभ। ये फलक और किनारा क्या होता है? घन और घनाभ का ऊपरी सपाट पृष्ठ एक फलक है। घन का फलक एक वर्ग होता है, जबकि घनाभ का आयत। और किनारा? घन और घनाभ में 2 फलक जिस रेखाखंड से मिलते हैं, उसे किनारा कहते हैं। घन और घनाभ में फलक और किनारों की संख्या कितनी होती है? इस कमरे का फर्श आयताकार है, इसलिए कमरा घनाभ है। इसका फर्श एक फलक है, तो बताओ कुल कितने फलक हैं? फर्श,
छत और 4 दीवारें, कुल मिलाकर 6। सही कहा तुमने। कमरे के फर्श में 4 किनारे हैं, यानी आयत की 4 भुजाएं। तो कितने किनारे हैं? 4 फर्श में, 4 छत में और 4 कोने, कुल मिलाकर 12 हुए। बिल्कुल ठीक। अब तो तुम त्रिविमीय आकृतियों की पहचान और उनके अवयवों के बारे में सीख गई। हाँ, लेकिन इसके शीर्ष को क्या कहेंगे? शीर्ष को शीर्ष ही कहेंगे। आयत और वर्ग में 2 भुजाओं का मिलान बिंदु शीर्ष था। यहाँ 3 किनारों का मिलान बिंदु शीर्ष होगा। तो इसमें 4 शीर्ष फर्श के और 4 छत के, यानी 8 शीर्ष हुए। हाँ, 8 शीर्ष हुए। अच्छा, ये बताओ, और कौन-कौन सी त्रिविमीय आकृतियां होती हैं? शंकु, गोला, घन और घनाभ के अलावा बेलन, प्रिज्म और पिरामिड भी त्रिविमीय आकृतियां हैं। ये बेलन क्या है? फ्रिज से पेप्सी की केन निकाल कर लाओ। ये रही केन। देखो, ये बेलन है। इसका कोई किनारा नहीं होता और दोनों आधार वृत्त होते हैं। ये प्रिज्म और पिरामिड क्या है? प्रिज्म को तुमने प्रयोगशाला में स्पेक्ट्रम के प्रयोग के समय देखा होगा। वो त्रिविमीय प्रिज्म होता है। त्रिभुजाकार प्रिज्म के 2 फलक त्रिभुज होते हैं और अन्य समांतर चतुर्भुज। इसका ऊपरी हिस्सा सरल रेखा के रूप में मिलता है। प्रिज्म का आधार त्रिभुज हो तो उसे त्रिभुजाकार प्रिज्म और आयत हो तो उसे आयताकार प्रिज्म कहते हैं। ये पिरामिड क्या है? पिरामिड भी एक त्रिविमीय आकृति है, जिसका आधार त्रिभुज, आयत या वर्ग हो सकता है, लेकिन अन्य फलक त्रिभुजाकार होता है और ऊपर से नुकीला होता है। शंकु की तरह नुकीला? हाँ, शंकु की तरह नुकीला, लेकिन शंकु का आधार वृत्त होता है और पिरामिड का त्रिभुज, चतुर्भुज या बहुभुज। मैं समझ गई। अब लूडो खेलें? सारांश। वैसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी हो, त्रिविमीय आकृति कहलाती है। त्रिविमीय आकृतियों की पहचान फलक, किनारा और शीर्ष को देखकर करते हैं। त्रिविमीय आकृति सपाट ना होकर ठोस होती है। घन, घनाभ, शंकु, बेलन, प्रिज्म, पिरामिड ये सभी त्रिविमीय आकृति हैं। प्रश्न और उत्तर। 5 त्रिविमीय आकृतियों का नाम बताएं जिसे आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। उत्तर: आइसक्रीम का कोन, ज्यामिति बॉक्स, फ्रिज, पेप्सी की कैन और ईंट। घन और घनाभ में क्या अंतर है? उत्तर: घन का प्रत्येक फलक एक वर्ग है, जबकि घनाभ का फलक एक आयत। बेलन क्या है? उत्तर: बेलन का कोई किनारा नहीं होता। इसकी ऊपरी और निचली सतह वृत्ताकार होती है। त्रिभुजाकार प्रिज्म क्या है? उत्तर: वो प्रिज्म जिसके 2 फलक त्रिभुज हैं और अन्य समानांतर चतुर्भुज हैं, त्रिभुजाकार प्रिज्म कहलाता है। घन में कितने फलक, शीर्ष और किनारे हैं? यहाँ A, B और C क्रमशः फलक, किनारे और शीर्ष हैं। फलक: छत, फर्श और 4 दीवारें बराबर 1 + 1 + 4 बराबर 6। किनारा: फर्श 4, छत 4, कोने 4 बराबर 4 + 4 + 4 बराबर 12। शीर्ष: फर्श 4, छत 4 बराबर 4 + 4 बराबर 8। दोबारा प्रयास करें। दोबारा प्रयास करें।
दोबारा प्रयास करें। दोबारा प्रयास करें। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। शाबाश। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता का RHS प्रतिबंध। इस वीडियो में हम दो समकोण त्रिभुजों यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स के सर्वांग समता की जांच करने का एक मजेदार नियम सीखेंगे। मान लीजिए हमें एक त्रिभुज ABC बनाना है जिसका एक कोण जैसे B एक समकोण यानी राइट एंगल है। क्या हम इस जानकारी से एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। हम इस जानकारी से अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बना सकते हैं जिनके आकार समान नहीं हैं, यानी कि दी जानकारी अपर्याप्त है। चलिए इसके साथ आपको यदि समकोण बनाने वाली एक भुजा का माप दिया जाए जैसे BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो क्या आप एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? इस स्थिति में भी हमें अलग अलग प्रकार के त्रिभुज प्राप्त होंगे। अब मान लीजिए आपको एक समकोण बनाने वाली भुजा का माप और कर्ण का माप दिया जाए, तो क्या अब आप एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? वीडियो रोककर त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर है। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हम रेखाखंड BC खींचेंगे जिसका माप 6 सेंटीमीटर है। फिर हम चांदे की सहायता से बिंदु B से BC को समकोण बनाएंगे। इस किरण पर A का स्थान होगा। क्या आप बता सकते हैं हम A का स्थान कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि यहाँ AC बराबर 10 सेंटीमीटर है, इसलिए हम प्रकार को 10 सेंटीमीटर के लिए खोलेंगे, इसका नुकीला सिरा C पर रखेंगे और इस किरण को काटता चाप खींचेंगे। चाप और किरण का प्रतिच्छेदन बिंदु त्रिभुज ABC का शीर्ष A है। हम A को C से जोड़कर समकोण त्रिभुज ABC की रचना पूरी कर लेंगे। क्या आप दिए मापों से अलग अलग प्रकार के त्रिभुज ABC बना सकते हैं जिनके आकार भिन्न हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। आपको प्रत्येक स्थिति में समान आकार वाले त्रिभुज प्राप्त होंगे, यानी कि आपको सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज प्राप्त होंगे। इससे हमें ज्ञात होता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण का माप दिया हो तो एक अद्वितीय त्रिभुज बनता है। इस समझ से हम त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच का एक और नियम बना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं वह क्या होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही।
यदि एक सुमेलन के अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ दो समकोण त्रिभुज त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN हैं, जिनमें कोण Q बराबर कोण M बराबर 90 डिग्री है। भुजा PQ बराबर LM बराबर 5 सेंटीमीटर है और कर्ण PR बराबर LN बराबर 13 सेंटीमीटर है। अगर इनमें से किसी एक त्रिभुज को दूसरे पर रखा जाए तो हम देख पाएंगे कि वह दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेता है, यानी कि दोनों के माप एवं आकार बराबर है। ज्यामिति में हम कहते हैं कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN सर्वांगसम है। यहाँ सुमेलन इस प्रकार है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि PQR का LMN से सुमेलन है, इसलिए सर्वांग समता का संबंध लिखा जा सकता है त्रिभुज PQR त्रिभुज LMN से सर्वांग सम है। अब चलिए त्रिभुज PQR और त्रिभुज EFG की बात करते हैं। इनमें कोण Q बराबर कोण F बराबर 90 डिग्री है। भुजा PQ बराबर EF बराबर 5 सेंटीमीटर भी है, लेकिन त्रिभुज PQR के कर्ण PR का माप 13 सेंटीमीटर है, जबकि त्रिभुज EFG के कर्ण EG का माप 15 सेंटीमीटर है। अगर इनमें से किसी एक त्रिभुज को दूसरे पर रखा जाए तो हम देख पाएंगे कि वह दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से नहीं ढक पाते, यानी कि इन दोनों के माप एवं आकार बराबर नहीं है। इसलिए इस स्थिति में त्रिभुज PQR और त्रिभुज EFG सर्वांगसम नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से आप किन्हीं भी दो समकोण त्रिभुजों के सर्वांग समता की जांच कर सकते हैं। आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता का RHS प्रतिबंध। आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के RHS प्रतिबंध से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। निम्नलिखित आकृति को देखकर ज्ञात कीजिए कि क्या त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट है। यदि है तो इनके सर्वांग समता के संबंध को सांकेतिक रूप में लिखिए। सर्वांग समता की जांच के लिए हमें SSS, SAS, ASA या RHS इनमें से किसी एक प्रतिबंध का प्रयोग करना होगा। क्या आप बता सकते हैं यहाँ कौन से प्रतिबंध का प्रयोग करना सही होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हम पहले दी जानकारी को समझेंगे। दी गई आकृति में त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC दोनों समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हमें दिया गया है कि कोण ADB बराबर कोण CBD बराबर 90 डिग्री है। साथ ही साथ हमें यह भी दिया गया है कि त्रिभुज ABD का कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस AB और त्रिभुज BDC का कर्ण CD दोनों के माप 7 सेंटीमीटर है, यानी कि AB बराबर CD है। क्या आपको दी आकृति को देखकर और किसी बात के बारे में पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इन दोनों त्रिभुजों में भुजा BD उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, यानी कि BD बराबर BD। इससे हमें पता चलता है कि इन दो समकोण त्रिभुजों के कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि RHS प्रतिबंध से त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC सर्वांगसम है। तो चलिए इनके सर्वांग समता का संबंध सांकेतिक रूप में लिखें। क्या हम इसे त्रिभुज ADB
त्रिभुज बीडीसी से सर्वांग सम है लिख सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते। सही प्रकार से सांकेतिक रूप में दर्शाने के लिए हमें सुमेलन का संबंध समझना होगा। यहाँ कोण एडीबी बराबर कोण सीबीडी बराबर 90 डिग्री है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शीर्ष डी का शीर्ष बी से सुमेलन है। यहाँ AB बराबर CD है और पहले हमने निष्कर्ष निकाला है कि शीर्ष D का शीर्ष B से सुमेलन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शीर्ष A का शीर्ष C से सुमेलन है। इसी तरह हम शीर्ष B का शीर्ष D से सुमेलन इस प्रकार दर्शा सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि DAB का BCD से सुमेलन है। सुमेलन की सहायता से हम लिख सकते हैं त्रिभुज DAB त्रिभुज BCD से सर्वांग सम है। सुमेलन का संबंध ध्यान में रखकर हम इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता निम्न प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। अगला उदाहरण, निम्नलिखित आकृति में यदि AB बराबर BC, YB बराबर BZ है तो RHS सर्वांग समता प्रतिबंध की मदद से कोण Y बराबर कोण Z है, यह सत्यापित कीजिए। दी गई आकृति को देखकर और सवाल को अच्छे से पढ़कर हमें निम्नलिखित जानकारी हासिल होती है। YAB और BCZ यह दो समकोण है। सवाल में हमें भुजा YB और भुजा BZ बराबर है और भुजा AB और भुजा BC बराबर है, यह बताया गया है। हमें RHS सर्वांग समता प्रतिबंध की अवधारणा पता है कि यदि एक सुमेलन के अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इससे हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज YAB और त्रिभुज BCZ RHS सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम है। यहाँ शीर्ष Y का शीर्ष Z से सुमेलन है, शीर्ष A का शीर्ष C से सुमेलन है, शीर्ष B का शीर्ष B से सुमेलन है, यानी कि YAB का ZCB से सुमेलन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज YAB त्रिभुज ZCB से सर्वांग सम है। ध्यान रहे, यहाँ त्रिभुज ZCB और त्रिभुज BCZ एक ही त्रिभुज है। आपको याद होगा कि हम किसी भी बहुभुज यानी पॉलीगॉन का नाम अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। शीर्ष Y के शीर्ष Z से सुमेलन के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ कोण Y और कोण Z संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। चूंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण Y बराबर कोण Z। अगर हम इस आकृति को ट्रेस पेपर पर बनाकर ट्रेस पेपर की चौड़ाई को इस प्रकार मोड़ेंगे जैसे कि मोड़ बिंदु B से होता हुआ जाए, यानी कि त्रिभुज YAB को त्रिभुज BCZ पर रखें, तो हम देख पाएंगे कि कोण Y कोण Z को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे यह सत्यापित होता है कि दोनों त्रिभुजों के माप बराबर है। अब आप नीचे दिए त्रिभुजों के भागों के माप देखकर ज्ञात कीजिए कि कौन से त्रिभुज सर्वांगसम है। अपने मित्रों या अध्यापक के साथ अपने जवाब की चर्चा कीजिए। आज हमने देखे त्रिभुजों की सर्वांगसमता के RHS प्रतिबंध से संबंधित कुछ उदाहरण। आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांगसमता के RHS प्रतिबंध से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1,
नीचे दर्शाई गई आकृति में सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस के कौन से प्रतिबंध से कहा जा सकता है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर से सर्वांग सम है? कुछ बच्चों की यह मिथ्या धारणा बन जाती है कि समकोण त्रिभुजों यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स के सर्वांग समता की जांच के लिए सिर्फ आरएचएस प्रतिबंध का प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी दूसरे प्रतिबंध का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोनों त्रिभुजों में समकोण यानी राइट एंगल किसी एक भुजा का माप समान है और कर्ण भी बराबर है। यह देखकर बताते हैं कि यहाँ आरएचएस प्रतिबंध का प्रयोग हो रहा है। इस समझ से वे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है, क्योंकि यहाँ त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाएं त्रिभुज पीक्यूआर के तीनों संगत भुजाओं के बराबर है। इसलिए यहाँ हम एसएसएस प्रतिबंध का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ सही जवाब है ऑप्शन 3। कुछ बच्चे सिर्फ भुजाओं को देखकर जल्दबाजी में ऑप्शन 1 का चयन करते हैं, लेकिन यह भी दिए सवाल का गलत जवाब है। मिथ्या धारणा 2। नीचे दिए त्रिभुजों के भागों के माप देखकर ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एलएमएन सर्वांग सम है अथवा नहीं। कुछ बच्चों को आरएचएस प्रतिबंध की जानकारी तो होती है, लेकिन वे इसका इस्तेमाल ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। जैसे यहाँ त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एलएमएन में वे देखते हैं कि कोण C बराबर कोण L बराबर 90 डिग्री है, AC बराबर LM बराबर 6 सेंटीमीटर है और AB बराबर LN बराबर 10 सेंटीमीटर है। दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है एवं इनकी दो भुजाएं बराबर है। यह समझकर वे बताते हैं कि आरएचएस प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है और इस समझ से ऑप्शन 1 का चयन करते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। बच्चे दी जानकारी को ठीक से नहीं पढ़ते। त्रिभुज एबीसी में समकोण शीर्ष C पर बन रहा है, इसलिए यहाँ AC त्रिभुज एबीसी की भुजा है और AB त्रिभुज एबीसी का कर्ण। एक रफ आकृति बनाकर भी आप इसे पता कर सकते हैं। इसी तरह त्रिभुज LMN में समकोण शीर्ष L पर बन रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि LM और LN दोनों त्रिभुज LMN की भुजाएं हैं और MN इस त्रिभुज का कर्ण है। यहाँ हमें कर्ण की माप पता नहीं है, इसे हम पाइथागोरस के गुण से पता कर सकते हैं। यह कैसे पता किया जाता है, यह आप स्वयं ज्ञात कीजिए। पता करने पर हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुजों में एक भुजा का माप तो समान है, लेकिन कर्ण का माप बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ आरएचएस प्रतिबंध के उपयोग से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। तो आज हमने देखी त्रिभुजों की सर्वांग समता के आरएचएस प्रतिबंध से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। आइए जाने कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे।
5वां चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। 6वां चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। 7वां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। 8वां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। आज हम सीखेंगे राशियों की तुलना से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं। इस बक्से में 18 लाल गेंदे हैं और 6 सफेद गेंदे हैं। अगर आपको इनकी संख्याओं की तुलना करने के लिए कहा जाए तो आप यह कैसे करेंगे? इनकी तुलना करने के लिए हम कह सकते हैं कि सफेद गेंदों की संख्या से लाल गेंदों की संख्या अधिक है, लेकिन ऐसे कथन से हमें संख्या का बोध नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम तुलना इस प्रकार भी कर सकते हैं कि यहाँ लाल गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या की तुलना में 18-6 बराबर 12 से अधिक है। इसी तरह हम इनकी तुलना भाग द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ लाल गेंदों की संख्या विभाजित सफेद गेंदों की संख्या बराबर 18 विभाजित 6। इसे हम 18/6 भी लिख सकते हैं, जिससे हमें 3/1 यह भिन्न प्राप्त होगा। इससे हमें पता चलता है कि लाल गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से 3 गुना है। दो राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना एक अनुपात यानी रेशियो कहलाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाल गेंदों की संख्या का सफेद गेंदों की संख्या से अनुपात 3:1 है, जिसका अर्थ है कि एक सफेद गेंद की तुलना में 3 लाल गेंदे हैं। अनुपात की ही तरह हम तुलना प्रतिशत यानी परसेंटेज के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि कुल 18-6 बराबर 24 गेंदे हैं। 24 गेंदों में 18 लाल गेंदे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बक्से में कुल गेंदों का 18/24 भाग लाल गेंदे हैं, यानी कि बक्से में 18/24 गुना 100% बराबर 3/4 गुना 100% बराबर 75% लाल गेंदे हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ 24 गेंदों में से 6 सफेद गेंदे हैं, यानी कि बक्से में 6/24 गुना 100% बराबर 1/4 गुना 100% बराबर 25% सफेद गेंदे हैं। ध्यान रहे, इन दोनों स्थितियों में हमने एक एक विधि का प्रयोग किया है। ध्यान रहे, प्रतिशत यह चिन्ह 1% दर्शाता है, यानी कि 1/100। इस तरह से जब हम 100% कहते हैं तो इसका अर्थ है कि 100 गुना 1/100 बराबर 1। इसलिए यहाँ संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता और हम संख्या को प्रतिशत में व्यक्त कर पाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हमें संख्याओं की जानकारी होनी ही चाहिए, बल्कि हम अनुपात की सहायता से भी प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ लाल गेंदों की संख्या का सफेद गेंदों की संख्या से अनुपात 3:1 है। इससे हमें ज्ञात होता है कि प्रत्येक 3-1 बराबर 4 गेंदों में 3 लाल गेंदे हैं और 1 सफेद गेंद है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बक्से में 3/4 गुना 100% बराबर 75% लाल गेंदे हैं और बक्से में 1/4 गुना 100% बराबर 25% सफेद गेंदे हैं। इसे हम एक और तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। चूँकि बक्से में 75% लाल गेंदे हैं, इसलिए बक्से में 100% ऋण 75% बराबर 25% सफेद गेंदे हैं। इस तरह हमने अनुपात से प्रतिशत प्राप्त कर लिया है। अब हम तुलना कर सकते हैं कि बक्से में 75% लाल गेंदे और 25% सफेद गेंदे हैं। अब चलिए जानते हैं वृद्धि प्रतिशत यानी परसेंटेज इंक्रीज एवं ह्रास प्रतिशत यानी परसेंटेज डिक्रीज के बारे में। बक्से में कुल 24 गेंदे हैं। इसमें हमने कुछ सफेद गेंदे और रख दी, जिससे गेंदों की कुल संख्या बढ़कर 36 हो गई।
इस तरह से यहाँ गेंदों की कुल संख्या में 36 ऋण 24 बराबर 12 से वृद्धि हुई, यानी कि 12 अतिरिक्त सफेद गेंदें रखी गई। चूँकि मूल संख्या में वृद्धि यानी इंक्रीज हुई है, इसलिए हम मूल संख्या को आधार लेंगे। इस प्रकार प्रतिशत में वृद्धि होगी वृद्धि बटे मूल संख्या गुणा 100%। जैसे यहाँ 12/24 गुणा 100% बराबर 1/2 गुणा 100% बराबर 50%। इससे हमें ज्ञात होता है कि गेंदों की कुल संख्या में 50% से वृद्धि हुई है। अब बक्से के कुल 24 गेंदों में से हमने 6 लाल गेंदें निकाल ली, जिससे अब गेंदों की कुल संख्या 18 हो गई, यानी कि अब गेंदों की संख्या में 6 गेंदों का ह्रास यानी डिक्रीज हुआ है। इस तरह हम कह सकते हैं कि गेंदों की संख्या में प्रतिशत ह्रास बराबर 6/24 गुणा 100% बराबर 1/4 गुणा 100% बराबर 25%। कभी कभी हमें प्रतिशत का एक रफ अनुमान लगाना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में हमें आकलन की समझ सहायता प्रदान करती है। इसे हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो आज हमने सीखा राशियों की तुलना से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं। आज हम सीखेंगे प्रतिशत में आकलन। चलिए जानते हैं प्रतिशत में आकलन यानी एस्टिमेशन इन परसेंटेज कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमें 451.23 का 9% ज्ञात करना है। चलिए आकलन द्वारा इसे हल करें। हम 451.23 का निकटतम दहाई में सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन करेंगे। यहाँ 451.23 460 की तुलना में 450 के ज्यादा पास है, इसलिए हम इस संख्या के स्थान पर 450 लेंगे। चूँकि हमें 9% ज्ञात करना है, इसलिए हम 450 गुना 9/100 कर सकते हैं। लेकिन इसे और भी आसान तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे हम पहले 450 का 10% प्राप्त कर लेंगे, जो प्राप्त करना आसान है। 450 का 10% है 45। इसी तरह हम 450 का 1% प्राप्त कर लेंगे, जो होगा 4.50 यानी कि 4.5। अब हम 45 में से 4.5 घटा लेंगे, तो हमें 450 का 9% प्राप्त होगा 41.5। इसलिए 451.23 का 9% लगभग 41.5 है। अब क्या आप 358.3 का 25% ज्ञात कर पाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। 358 का निकटतम दहाई में सन्निकटन 360 है। 25% का अर्थ है 25/100 यानी कि 1.4। इस तरह से 360 का 25% मतलब 360 का चौथा भाग यानी कि 360/4 यानी कि 90। तो आज हमने सीखा प्रतिशत में आकलन। आज हम देखेंगे निम्नलिखित अवधारणाओं के उदाहरण। एक टोकरी में केले और अनार 3:5 के अनुपात यानी रेशियो में है। पता कीजिए टोकरी में केले कितने प्रतिशत है और अनार कितने प्रतिशत है। हमें दिया है कि केलों की संख्या का अनार की संख्या से अनुपात 3:5 है। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ प्रत्येक 5 अनार की तुलना में 3 केले हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 5-3 बराबर 8 फलों की तुलना में 5 अनार है और 3 केले हैं। इस तरह से प्रत्येक 8 फलों में केलों की संख्या का प्रतिशत 3/8 गुणा 100% बराबर 37.5% और अनार की संख्या का प्रतिशत बराबर 5/8 गुणा 100% बराबर 62.5% है। हम 100% में से केलों के प्रतिशत को घटाकर भी अनार का प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अनार का प्रतिशत बराबर 100% ऋण 37.5% बराबर
62.5%। अगला उदाहरण, एक विद्यालय की छठी कक्षा में कुल 120 विद्यार्थी हैं। इनमें से 50% विद्यार्थी ऑटो रिक्शा से विद्यालय आते हैं, 30% विद्यार्थी साइकिल से विद्यालय आते हैं और शेष प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल बस से विद्यालय आते हैं। ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल बस से विद्यालय आते हैं। हमें स्कूल बस से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे पता करेंगे? सोचिए। इसे हम अलग अलग विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 50% विद्यार्थी ऑटो रिक्शा से विद्यालय आते हैं, 30% विद्यार्थी साइकिल से विद्यालय आते हैं और शेष विद्यार्थी यानी 100% ऋण 50% धन 30% बराबर 100% ऋण 80% बराबर 20% विद्यार्थी बस से विद्यालय आते हैं। इस तरह से बस से विद्यालय आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 120 का 20% बराबर 20/100 गुणा 120 बराबर 24 है। अगला उदाहरण, दूध और पानी के मिश्रण यानी मिक्सचर में 15% पानी है। अनुमान लगाइए कि 29.650 लीटर मिश्रण में लगभग कितना पानी होगा। यहाँ हम आकलन से इस सवाल को कम समय में हल कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए सवाल को समझें। दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है। इस तरह से कुल 29.650 लीटर मिश्रण में पानी होगा 29.650 लीटर का 15% यानी कि 15% गुणा 29.650 लीटर। सबसे पहले हम 29.650 लीटर का निकटतम दहाई से सन्निकटन करेंगे जो होगा 30 लीटर। इस तरह से पानी की मात्रा होगी 15% गुणा 30 लीटर। इसे ही हम 10% धन 5% गुणा 30 लीटर यानी 10% गुणा 30 लीटर धन 5% गुणा 30 लीटर इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम 30 का 10% ज्ञात करेंगे जो होगा 3 लीटर। अगर हम इसका ही आधा करते हैं तो हमें 30 का 5% प्राप्त होगा। 1/2 गुणा 3 लीटर बराबर 1.5 लीटर। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे। 3 लीटर धन 1.5 लीटर बराबर 4.5 लीटर यानी कि पानी की मात्रा होगी लगभग 4.5 लीटर। आज हमने देखे निम्नलिखित अवधारणाओं के उदाहरण। आज हम देखेंगे निम्नलिखित अवधारणाओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ गलतियां। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान 38% है? कुछ बच्चे प्रतिशत चिन्ह का अर्थ नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि प्रतिशत मतलब 100 और 38% का अर्थ है 38 गुणा 100। इस समझ से वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं जो कि एक गलत जवाब है। ध्यान रहे प्रतिशत मतलब 1/100, इसलिए 38% मतलब 38/100, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, 15 फलों की थैली में कुल 5 आम है और शेष सभी चीकू है। ज्ञात कीजिए आम की संख्या का चीकू की संख्या से अनुपात यानी रेशियो क्या है। कुछ बच्चे सवाल में दी जानकारी को ठीक से नहीं समझते तथा क्या पता करना है इसको नजरअंदाज करते हैं। वे 15 और 5 ये दोनों संख्याएं सवाल और ऑप्शन 1 दोनों में देखकर सोचते हैं कि ऑप्शन 1 ही दिए सवाल का जवाब है, इसलिए वे ऑप्शन 1 का चयन करते हैं जो कि एक गलत जवाब है। हमें सवाल को ठीक से पढ़ना चाहिए तथा क्या दिया है और क्या पता करना है इसे ठीक से समझना चाहिए। केवल तभी हम सही जवाब दे पाएंगे। यहाँ 15 फलों की कुल संख्या है जिसमें से 5 आम है। हम कह सकते हैं कि थैली में चीकू की संख्या बराबर 15 ऋण 5 बराबर 10 है। इस तरह से आम की संख्या का चीकू की संख्या से अनुपात 5:10 है, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है।
मिथ्या धारणा 3, यदि किसी संख्या का 4/3% संख्या 24 है तो वह संख्या क्या है? अज्ञात संख्या पता करने के लिए बच्चे प्रतिशत चिन्ह को नजरअंदाज कर देते हैं और 4/3 का 24 से गुणन करते हैं, जिससे उन्हें 32 यह जवाब प्राप्त होता है। लेकिन यह एक गलत जवाब है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। यह गलती सवाल को ठीक से न समझने के कारण होती है। यहाँ हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका 4/3% 24 है। अगर हम अज्ञात संख्या को x माने तो हम कह सकते हैं कि 4/3% गुणा x बराबर 24। चूँकि प्रतिशत का अर्थ 1/100 है, इसलिए हम लिख सकते हैं 4/3 गुणा 1/100 गुणा x बराबर 24। इसे ही हम लिख सकते हैं x बराबर 24 गुणा 100 गुणा 3/4 बराबर 6 गुणा 100 गुणा 3 बराबर 1800। इस प्रकार हमें अज्ञात संख्या यानी x का मान प्राप्त होता है 1800। इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। अब चलिए जानते हैं वृद्धि प्रतिशत और ह्रास प्रतिशत से संबंधित कुछ गलतियाँ। गलती 1, कुछ बच्चे सोचते हैं कि वृद्धि प्रतिशत यानी परसेंटेज इंक्रीज कभी भी 100% से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन यह एक गलत समझ है। मान लीजिए किसी दुकानदार को 1 रुपया खर्च करने पर 3 रुपए मिलते हैं, तो उसका लाभ होगा 2 रुपए और लाभ प्रतिशत होगा 2/1 गुणा 100 बराबर 200%। गलती 2, यदि 100 में 25% की कमी होती है तो जवाब 75 आता है। इससे बच्चों की धारणा बन जाती है कि 100 प्राप्त करने के लिए 75 में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, लेकिन यह एक गलत समझ है। सही समझ यह है कि यदि 100 में 25% की कमी होती है तो जवाब 75 जरूर आता है, लेकिन जब 75 में 25% की वृद्धि होती है तो परिणाम 75 धन 75 का 25% बराबर 75 धन 25/100 गुणा 75 बराबर 75 धन 18.75 बराबर 93.75 आता है। परिणाम 100 नहीं आता। गलती 3, यदि 100 में से 20% का ह्रास होता है तो परिणाम 80 आता है। इससे बच्चों की मिथ्या धारणा बन जाती है कि 80 से 100 प्राप्त करने के लिए 20% की वृद्धि आवश्यक होगी, लेकिन यह भी गलत समझ है। यहाँ 80 से 100 प्राप्त करने के लिए 20 की वृद्धि आवश्यक है, लेकिन यहाँ आधार 80 होगा क्योंकि वृद्धि 80 में हो रही है, इसलिए वृद्धि प्रतिशत होगा 20/80 गुणा 100 बराबर 25%। आज हमने देखी निम्नलिखित अवधारणाओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ गलतियाँ। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल ID bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें।
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।